अस्सलाम वालेकुम। अब हम फायरबेस अपनी ऐप के अंदर कैसे डिप्लॉय करते हैं और उसको कैसे हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं लॉगिन की, और सारी इसके डेटाबेस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं हम उसको देखेंगे। अच्छा, फायरबेस हमारे पास क्या है? फायरबेस एक हमारे पास गूगल वालों की तरफ से सर्वर है, और ये हमें डिफरेंट मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम अपने ऐप्स की मतलब ऐप्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेटाबेस प्रोवाइड करता है हमें, फायरबेस मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज है। खैर, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग फायरबेस में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर सब ऐड अपने गो टू कंसोल पे जाते हैं। फायरबेस की वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे गो टू कंसोल का लिखा ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का एक यूआई शो होता है। यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास वो हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स सपोज फाइनल, और कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछता है गूगल एनालिटिक्स का, हम इसको डिसेबल करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं। सिंपल इतना सा काम है, फायरबेस पर प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट काम है कि हमने फायरबेस का प्रोजेक्ट तो बना लिया, अभी इसका हमारी ऐप के साथ कोई लिंक नहीं है। जो हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन है उसके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एंड्रॉयड, हमें यहाँ पर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन शो होगा। ओके, तो हमने एंड्रॉयड के लिए इम्प्लीमेंट करना है हमारी जो मतलब फ्लटर प्रोजेक्ट को। हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, वो हमसे पैकेज का नेम मांगेगा। हमारे पैकेज का नेम हमें कहाँ से मिलेगा? वो कहता है कि आपके जो फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर ऐप लेवल पे बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर आपके पैकेज का नेम है। सो हम देखते हैं, मैं बताता हूँ। हमने एंड्रॉयड के अंदर जाना है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है। ये मैंने एक एमडी प्रोजेक्ट क्रिएट की है। यहाँ पे ऐप में जाना है हमने, ऐप लेवल के अंदर। ऐप के अंदर सोर्स में मेन का फोल्डर है, और मेन में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की एक फ़ाइल है। उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का पैकेज नेम लिखा होता है। हमने ये कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपल। यहाँ पे वो हमसे निकनेम मांगता है, हम इसको दे सकते हैं। हाँ यार, ये दे देते हैं जो हमने पहले प्रोजेक्ट का नेम रखा है। ये ऐसा की मांगता है, ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। हम रजिस्टर करते हैं अपनी ऐप को। जैसे ही हमने पैकेज नेम प्रोवाइड कर दिया और निकनेम रख दिया अपनी ऐप का, तो वो उसको हमें एक जेसन की फ़ाइल देगा। मतलब ये गूगल सर्विसेज की एक फ़ाइल देगा। हमने इसको किधर प्लेस करना है? अपने एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में, ऐप लेवल पे, मतलब जो एप्लीकेशन का फ़ोल्डर है उसके अंदर इसको सेव कर देना है। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करके ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा किसके अंदर? एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड के अंदर ऐप वाले फ़ोल्डर में, इस जगह पे मुझे रखना है, इस ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, और इसको मैं, सॉरी ये असल में विंडोज़ 11 का ग्लिच है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। शिट, शिट। मैंने ऐप लेवल पे फेंक दिया इसको, फाइल को, ठीक है। अब ये फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है? हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हमने ये चीज़, ये वाली लाइन अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे जो सा है। दो लेवल होते हैं हमारे ग्रेडल के। एक होता है एंड्रॉयड वाला, ये प्रोजेक्ट लेवल है, मतलब ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट लेवल है एंड्रॉयड के लिहाज से। अगर हमने एप्लीकेशन में जाना है एंड्रॉयड के लिहाज से, तो ये एप्लीकेशन ऐप का फोल्डर है। तो एंड्रॉयड लेवल के उसमें कहता है कि आपने ये वाली लाइन चेक करनी, गूगल ये वाली लाइन चेक करनी है, ऑलरेडी एडिट है कि नहीं। इसी तरह क्लास पाथ वाली लाइन चेक करनी है। मैं चेक करता हूँ डिपेंडेंसीज़ के अंदर, डिपेंडेंसीज़ के अंदर क्लास पाथ नहीं एडिट मैंने ऐड कर दिया है गूगल सर्विसेज का। ये गूगल सर्विसेज वही है जो हमने यहाँ पे फाइल प्लेस की है। ओके, उसके बाद हमने ये चेक करना है, ये भी एडिड है हमारे ऑलरेडी। और अब हमने जाना है ऐप लेवल वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल वाली फाइल में। उसमें हमने ये सारी फाइल्स चेक करनी है, और अगर कोई नहीं है तो हमने वो भी ऐड करनी है। मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको,
और बिल्ड डॉट ग्रेडल में यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया गूगल सर्विसेज का, और ऐसे ही हमने डिपेंडेंसीज के अंदर ये वाली इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइन लिख देनी है, और ये हमारा फायरबेस यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। अभी अभी हमारा जो फायरबेस है, अभी हम चेक करते हैं कि और कौन से स्टेप्स रहते हैं। वो कहता है यू आर रेडी, मतलब हमारी जो ऐप है वो फायरबेस के साथ कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे हमें शो भी हो रही है कि फाइनल्स के नाम से हमारी ऐप कनेक्ट हो गई है। तो हमने वहाँ पे कैसे देखना है कि हमारे पास यहाँ पे ऐप चल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मेन पे जाना है। अभी ऐप कनेक्ट हुई है लेकिन अभी इनिशियलाइज़ नहीं हुई है ऐप, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फायरबेस। ओके, तो हमें इसके लिए कुछ पैकेजेस फायरबेस के इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उनमें से सबसे पहले एक है फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, मतलब जो हमें फायरबेस के कोर फीचर्स प्रोवाइड करेगा, लाइक ऑथेंटिकेशन, फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना, ये चीज़ें ये हमने ज़रूरी ऐड करना जब भी हमने फायरबेस यूज़ करना। फायरबेस अंडरस्कोर कोर उसने ऐड कर दिया फायरबेस को। अब मैंने क्या करना है, मतलब मेरी ऐप के रन होने से पहले मैं उसको बाइंड करना चाहता हूँ, मतलब मेरी फ्लटर की ऐप भी इनिशियलाइज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप और सिंपल ख़त्म। अब ये जो फायरबेस इनिशियलाइज ऐप है इसको थोड़ा टाइम लगता है इनिशियलाइज होने में, तो हमें इसके लिए अवेट करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हमें एसिंक और अवेट करना पड़ता है, तो मुझे मेन मेथड को एसिंक बनाना पड़ेगा। और अच्छा, फायरबेस इनिशियलाइज से पहले हमें एक और लाइन लिखनी पड़ती है, विजेट बाइंडिंग। इसको आप ना भी इतना ख्याल में रखो तो कोई मसला नहीं है। विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। अब हम अपनी ऐप को रन करेंगे तो सिंपल सा हमारी ऐप रन हो जाएगी। तो हमें जब तक ये रन हो रही है हम देख लेते हैं हमने क्या क्या प्रोसेस किया है। सबसे पहले हमने फायरबेस पे जाना है, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड की ऐप ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद ऐड करने के बाद वो कहेगा कि आप मुझे पैकेज नेम प्रोवाइड करो। पैकेज नेम किधर है, एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में, ऐप वाले फ़ोल्डर में, सोर्स के अंदर, मेन वाले फ़ोल्डर के अंदर एंड्रॉयड एक्सएमएल की फाइल है, उसके अंदर ये पैकेज का नेम है हमारा। ये हमने वहाँ पे पेस्ट करना है और हम नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे कहता है कि आप गूगल जेसन की फ़ाइल अपने ऐप वाले फ़ोल्डर में प्लेस करो। सेकंड प्रोसेस ये है। इसको करने के बाद वो हमें कहता है कि आप बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल्स में कुछ डिपेंडेंसीज चेक करो। सिंपल आप लोग ये देख लो कि बस सिंपल डिपेंडेंसी थे पेपर के लिहाज से। अब ज़ाहिर है डिपेंडेंसी ज़्यादा तो नहीं होती। सिंपल ये कह देना कि थर्ड प्रोसेस में हम बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल्स के अंदर डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। ओके, जब तक ये ऐप रन हो रही है हम लोग, ओके, अब हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। तो अगर हम देखें बिल्ड होने के बाद उसने क्या किया है, ये तो हमारा जीओलोकेटर पहली वाली फाइल के ज़रिए, ठीक है। अब देखें जो मैंने विजिट बाइंडिंग सर्विस की थी ना, विजिट बाइंडिंग क्या करता है, ये हमारे ऐप के बिल्ड होने से पहले सारे विजिट्स को आपस में बाइंड कर देता है। क्योंकि हमने फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाना होता है ना, ये मतलब उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके विजिट्स सारे बाइंड हों। तो हम क्या करते हैं, पहले विजिट्स को बाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फायरबेस को इनिशियलाइज़ करते हैं और वेट करते हैं जब तक फायरबेस पूरा बन ना जाए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यूआई बनाते हैं कि हमने लॉगिन करना है। फायरबेस में आगे दो चीज़ें हैं। अब हमने लॉग एक तो ऑथेंटिकेशन सीखनी है, दूसरी हमने क्रूड ऑपरेशन सीखना है, मतलब उसका एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है, ठीक है। हम जाते हैं फायरबेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जाना है ऑथेंटिकेशन फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ले जाएगा ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे। अब ऑथेंटिकेशन हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है। हम गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल, गिटहब, याहू, जितने भी हमारे पास मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक रखेंगे जो हमें मतलब कराया गया है, मतलब हमारे कोर्स के लिहाज से, ईमेल और पासवर्ड। हम ईमेल और पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और इनेबल कर लेंगे इसको। अब हमारी ऐप के लिए ईमेल पासवर्ड की सर्विस इनेबल हो गई है। अच्छा,
अब हम थोड़ा सा बेसिक यूआई देख लेते हैं, हम लॉगिन के लिए बना लें। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करते हैं। डिबग बैनर सॉरी फॉल्स होम कैप्सूल नेट बार मैं थोड़ा सा कोड यूआई बना लेता हूँ। ओके, अच्छा थोड़ा बहुत हम टेक्स्ट फील्ड्स को भी देख लेते हैं क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड्स क्या होती हैं? टेक्स्ट फील्ड्स हमें मतलब यूज़र को ये मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि वो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करके हम उसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है, हम करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म हो, मतलब ईमेल और पासवर्ड यूज़र से मांगें, और जब वो क्लिक करे तो वो उसके साथ रजिस्टर हो जाए, और उसके बाद हाँ क्या कहते हैं लॉगिन भी हो जाए सीधे हाथ से। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड में डेकोरेशन में जाते हैं, टेक्स्ट में डेकोरेशन होती है, मतलब हम जो भी उसको लेबल शो करवाना चाह रहे होते हैं उसमें इनपुट डेकोरेशन होती है, जैसे बॉक्स डेकोरेशन होती है इसी तरह इनपुट डेकोरेशन होती है। ओके, इंट टेक्स्ट, इसमें हम लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, ओके, हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं स्क्रीन पर, तो वो हमें शो होता है, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं पासवर्ड जो है वो मतलब शो ना हो यूज़र को। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्सक्योर टेक्स्ट की, मतलब सिक्योर टेक्स्ट बोल रहे हैं इसको आप। तो इसको हम अगर ट्रू कर देंगे तो वो उसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हम चाहें तो इन पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। वो ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर करेक्टर के नाम से होता है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर दे दो, उसी के लिहाज से आपकी वो कन्वर्ट कर देगा पासवर्ड को। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। ओके, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ना ईमेल की वैल्यू कहीं स्टोर हो। तो फिलहाल पहले मैं देखता हूँ कि ना ऑन चेंज का एक मेथड होता है टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। ऑन चेंज क्या पास करता है, ऑन चेंज की मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग पास होती है ऑन चेंज के मेथड बॉडी के अंदर। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑन चेंज का सेंटेक्स है। मतलब हम ऑन प्रेस में लिखते होते हैं तो हम खाली ब्रैकेट छोड़ते होते हैं, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता हमें। ये सिस्टम की तरफ से मतलब हम जहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हैं ना वो वैल्यू इसके अंदर आ रही है वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेट्स को चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है इसके अंदर अपने मतलब बिलीफ के लिए। हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, वो देखें वहाँ वैल्यू बढ़ती जा रही है, हम रिमूव करेंगे वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये ऑन चेंज का फंक्शन होता है। ऑन चेंज हर उस इंस्टेंस पे कॉल होता है, जैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, जैसे मैं 2 लिखा ऑन चेंज हो गया, 3 लिखा, मतलब जो भी वैल्यू लिखता हूँ उसके हिसाब से वो बार बार रिकॉल हो जाता है। अच्छा, अब मेरा टास्क ये है कि ओके, ये ऑन चेंज का मेथड हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया कि ये क्या करता है, जब भी हमारी वैल्यू चेंज होती है तो सिस्टम की तरफ से वैल्यू लेके आता है, और उसको फिर हम उस पर जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं एक्शन, हम इन ब्रैकेट्स के अंदर कर सकते हैं। मैं क्या परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस ये वाली वैल्यू किसी वेरिएबल के स्टोर अंदर स्टोर हो जाए। मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल, और फिलहाल इसको मैं नल वैल्यू दे देता हूँ, सॉरी एम्प्टी वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि अभी और इसी तरह मैं पासवर्ड की बना लेता हूँ, और ये भी नल दे के ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब अब मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू, और इसी तरह मैं यहाँ पे भी ऑन चेन लगाऊंगा, ऑन चेन पासवर्ड के अंदर ये भी वैल्यू दे रहा है हमें एक, जो कि टेक्स्ट फील्ड है, और ये क्या करेगा हमें पासवर्ड के लिए पासवर्ड की वैल्यू हम इसमें स्टोर करवा लेंगे। सिंपल, हमारा टास्क कंप्लीट, यूआई फॉर्म बन गया। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ और इसमें पैडिंग अप्लाई करके, ताकि थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। पैडिंग
और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, मेन एक्स अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। ओके, सेंटर में आ गया। मैं चाहता हूँ इस नीचे एक बटन भी आ जाए ताकि हम ये डिटेल सबमिट करवा के ऑथेंटिकेशन कर सकें। एलिवेटेड बटन और ऑन प्रेस्ड नल, फ़िलहाल नल, और आगे हम टेक्स्ट में कर देते हैं लॉगिन। फ़िलहाल लॉगिन करने हम क्रिएट का करते हैं, क्योंकि लॉगिन तो हम तब करते हैं ना कि हमारे पास यूज़र हो। क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो उसमें ताकि थोड़ा सा लहदा लहदा हो जाए। ओके, अच्छा, अगला काम है ऑथेंटिकेशन का। अब ऑथेंटिकेशन के लिए हमें, हमारे पास एक पैकेज होता है फायरबेस का, फायरबेस ऑथ पैकेज होता है फायरबेस वालों का, फ्लटर की तरफ से। हम इसमें क्या करते हैं, हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हैं। जब हम लॉगिन करनी है, हमने क्रिएट लॉगिन करना है, तो हमें अपने उसमें पब्लिक पैक में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे फायरबेस ऑथ ये ऐड हो जाएगा हमारे पब्लिक पैक चैनल में। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो फायरबेस ऑथ मतलब वो उसका एक वो मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाए। फायरबेस ऑथ अभी जो पैकेज इंपोर्ट किया है उसी के नाम से फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, मतलब अब हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और अब उस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इसका मतलब हम उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम डॉट डालेंगे इंस्टेंस के बाद तो हमारे पास सारे मेथड्स आ जाएंगे। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, और इस तरह ही डिफरेंट मेथड्स हैं। सेंड पासवर्ड, रीसेट ईमेल, मतलब जितने भी हमारे पास होते हैं ना मेथड्स ऑथेंटिकेशन के, वो सारे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद कस्टम टोकन, विद क्रेडेंशियल लाइक गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। और साइन आउट का भी इधर ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइन इन विद ईमेल, ओके, हम यहाँ लिखते हैं, हमने फ़िलहाल क्रिएट करना है, हम यहाँ करेंगे क्रिएट, क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड की स्पेलिंग मेरे ख्याल में गलत है मेरे, उसको मैं ठीक कर दिया, ठीक नहीं वहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। ये हमारी फायरबेस ऑथेंटिकेशन थी, मतलब हमने फायरबेस का एक यूज़र क्रिएट कर दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ test@gmail.com, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड उसका। और पहले मैं एंटर करने से पहले मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ और चेक करता हूँ मेरे पास यूज़र्स कितने हैं। इस वक्त कोई भी यूज़र रजिस्टर नहीं है मेरी ऐप के साथ, ठीक है। मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। मैं साथ साथ डीबग कंसोल पे देख लेता हूँ। फिलहाल वो मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, कहता है कि नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर ऑथ टोकन। हमें मेरे ख्याल में अपनी ऐप को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट किया है फायरबेस का। तो हम अपनी ऐप को क्या करते हैं, रिबिल्ड करते हैं। ओके, हमारी ऐप रिबिल्ड हो गई है। ओके, अब हम दोबारा कस्टम ईमेल और पासवर्ड लगा के चेक करते हैं, test@gmail.com, और मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्रिएट पासवर्ड किया, ओके, हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। यहाँ पे लिखा गया नोटिफाइंग आईडी टोकन लिसनर्स यूज़र, हमारी ये टोकन आईडी है। ओके, अब मैं इसको फायरबेस को रीलोड करके देखता हूँ। ये हमारे पास यूज़र आ गया test@gmail.com के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका होता है कि हम फायरबेस के साथ क्रिएट ईमेल कर सकते हैं, मतलब यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करूँगा, मैं इसी के अंदर मतलब इसी फॉर्म के अंदर आपको लॉगिन वाला भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको इफ़ यू वांट टू क्रिएट, कमेंट कर देते हैं, क्रिएट आई यूज़र
और साइन अप मतलब जो भी करना चाहते हैं। तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कमेंट करते हैं इफ़ यू वांट टू लॉग इन, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और दोबारा फायरबेस इंस्टेंस का मेथड बनाएंगे, ज़ाहिर है हमें क्योंकि ऑथेंटिकेशन ही चाहिए ना। हम फायरबेस ऑथ लिखेंगे, ऑथ डॉट इंस्टेंस, उसका हमने एक इंस्टेंस बना लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बन गया तो हमें उसके सारे मेथड्स की एक्सेस हो जाएगी। अब इस मरतबा हमने क्या करना, लॉगिन करना है। तो यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड होगा, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड, पासवर्ड की स्पेलिंग पासवर्ड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी अभी ये बना हुआ है ना ऑलरेडी, हम इसको लॉगिन कर देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा यूआई स्मूथ हो जाए, ठीक है। लॉगिन किया, ठीक, देखिए उसने बता दिया कि नोटिफाई लिसनर्स कि आपकी ये वाला यूज़र इस वक्त एंटर हो चुका है। ये यूज़र आईडी हमारी कौन सी है, अगर हम मैच करें तो ये 5FTF आ रही है ना, तो 5FTFE मतलब वही यूज़र लॉगिन हो गया। थोड़ा बहुत हम इसको एक और हम चीज़ देख लेते हैं। एक हमने इसमें सीखा टेक्स्ट फील्ड सीखे हैं, एक हमने अपनी ऐप में फायरबेस को इनिशियलाइज़ कैसे करना है, और लास्ट में हमने देखा है कि फायरबेस से हम लॉगिन ये क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हैं। अच्छा, अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो हम क्या करना चाहते हैं, यूज़र हम एक और स्क्रीन बना लेते हैं, हम अपना एक और स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं होम पेज। मतलब अगर यूज़र लॉगिन हो गया तो अगले पेज पे चला जाए, होम पेज बना लेते हैं। और इसमें मैं रिटर्न करवाता हूँ सिंपल स्कैफोल्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी, बॉडी में हम लिखते हैं सेंटर टेक्स्ट, मतलब सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड टेक्स्ट आई एम लॉग्ड इन, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हमारा लॉगिन हो भी रहा है या कहानी है ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको वेट करेंगे क्योंकि फायरबेस भी एक इंटरनेट का मेथड है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि जब तक फायरबेस मतलब लॉगिन ना हो तब तक हम आगे ना जाएं, तो मैं इसको अवेट करूँगा यहाँ पे ऊपर। हम इसको इसको भी कर सकते हैं वेट अगर चाहें, तो मैं इसको वेट लगा के, तो अब वेट किया तो मुझे मेथड को भी एसिंक्रोनस करना पड़ना है। तो मेथड को एसिंक करने का क्या तरीका है, हम राउंड पेरेंथेसिस वाली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एसिंक लिख देते होते हैं, जो कि ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छा लॉगिन करता हूँ ना, लॉगिन तो हो रहा है लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पर नहीं जा रहा। उसका क्या तरीका है, हमें नेविगेट करना पड़ता है। फ्लटर में नेविगेट मतलब की होती है, कीवर्ड होता है हम नेविगेट करने के लिए, नेविगेटर, नेविगेटर लिखा। अब नेविगेटर का दो तरीके होते हैं, आप या तो सिंपल लिखो पुश कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से पुश कर दो। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, ये वाला कॉन्टेक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट आ जाता है उसमें। और अगर आगे आपने जाना किधर है, राउट का मतलब पूरा बताना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखते हैं मटीरियल पेज राउट, मतलब ये इसको चाहिए मटीरियल पेज राउट ना, ये बताता है कि हमारी जो ऐप ने इस पेज पे मतलब नेविगेट करना है। अब इसको बिल्डर चाहिए, बिल्डर का आप लोग फ़िलहाल सिंपल नोटेशन याद कर लें। बिल्डर जो होता है वो एक मेथड रिटर्न करता है इस तरह का, और इसमें आगे हम अब यहाँ पे हमने लिखना होता है इस जगह पे कॉन्टेक्स्ट के बाद अपने नेक्स्ट पेज का नेम। अब हमारे होम पेज है इस केस में, तो हम होम पेज लिखते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, वो थोड़ा सा यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम पेरेंट विजेट के अंदर है, हैंडल कर लेते हैं। ओके, असल में वो पेरेंट नोड की जैसे एरर दे रहा था कि कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि मतलब हम ऑलरेडी उसमें थे। तो मैंने क्या किया, माई ऐप को एक और ऐप मतलब स्टेटस विजेट बना के उसके अंदर लिख दिया, जिसकी वजह से हमारा पेरेंट चेंज हो गया। वो पेरेंट का आप कंसेप्ट भूल जाओ, उसका मतलब अभी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ठीक है, हम दोबारा लॉगिन करते हैं test@gmail.com, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
पासवर्ड है, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन होते ही देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया, आई एम लॉग्ड इन। ठीक है, ये सिंपल तरीका था। अच्छा, लॉग आउट भी करना होता है तो लॉग आउट के लिए सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे भी एक एलिवेटेड बटन बना लो। सॉरी, मैंने इसको कॉलम में रैप करना था क्योंकि सेंटर बॉडी है। ओके, एलिवेटेड बटन और लॉग आउट। हम लॉग आउट का भी एक बटन बना ही लेते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है हमारी, वापस स्क्रीन पे नहीं जा सकते जब तक हम लॉग आउट ना करें। ओके, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, अब जैसे ही लॉग आउट, सिंपल लॉग आउट का सबसे आसान तरीका है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। ठीक है, साइन आउट करेगा, उसके बाद हमने नेविगेटर को पॉप कर देना। नेविगेटर पॉप क्या करता है, जो ऊपर वाली स्क्रीन होती है ना, मतलब जो हमें शो हो रही होती है उस स्क्रीन को ख़त्म कर देता है, और जो पीछे वाली स्क्रीन होती है मतलब हमारी होम स्क्रीन, उस पर वापस ले जाता है। तो ये नेविगेटर का सीन होता है। पुश क्या करेगा, उसको स्क्रीन को मतलब दूसरी स्क्रीन को पुश कर देगा, और पॉप क्या करेगा, जिस जिस हम स्क्रीन में पॉप लिख रहे हैं वो उसी स्क्रीन को वापस डिस्कार्ड कर देगा, मतलब पुश बैक हमारे स्टैक में से निकाल देगा मेमोरी के। नेविगेटर डॉट पॉप, सिंपल इतना। देखिएगा, अब वेट भी कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो उसने इंटरनेट से जाके हमें लॉग आउट करना। ठीक है, साइन आउट किया, लॉग आउट हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइनिंग आउट इवेंट। ठीक है, ये हमारा सिंपल लॉगिन। ओके, क्या कह रहा है? हम्म, ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट था कि हम डाटा कैसे पास करवाते हैं नेविगेटर के थ्रू। डाटा पास करवाने का इजी वे है कि जोन सा आप पेज बना रहे हो ना, उसका अब ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर ही होता है ना, मतलब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स के साथ अगर हम क्लास का नेम लिखते हैं तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। हम क्या करेंगे, हम इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से वैल्यू पास करवा देंगे उस उधर हम कैच कर लेंगे। लाइक मैं मतलब जिस ईमेल से लॉगिन करना चाह रहा हूँ ना, मैं वही ईमेल वहाँ पे स्क्रीन पे शो भी करवा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मतलब न्यू पेज के अंदर मैं यहाँ पे एक ईमेल का वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं इस ईमेल को कहता हूँ लॉग इन विद डॉलर ईमेल। ठीक है, मतलब मैं इस ईमेल से लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं ईमेल कहाँ से लूँगा, पिछली वाली क्लास में ये वाला ईमेल है। अब इसका क्या तरीका है, मुझे पहले इसको कंस्ट्रक्टर में बताना पड़ेगा कि मुझे ये पिछली क्लास से डाटा चाहिए, दिस डॉट ईमेल। जैसे हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं उसी तरह काउंट हटा देते हैं अभी जैसे। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉट दिस डॉट ईमेल लिखा है तो वहाँ पे भी एरर आने लग गया, कहता है कि आपने ईमेल का पैरामीटर पास नहीं करवाया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ईमेल और ईमेल पास करवा दिए। नेम पैरामीटर था इसलिए पहले पैरामीटर का नेम लिखना पड़ा, उसके बाद वैल्यू। तो ये सिंपल तरीका है कि हम अपने पेजेस के राउटिंग के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पर test1@gmail.com और 123456 पासवर्ड लिखता हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा वो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर और मेरा साथ ईमेल भी ले आया। ये हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया, और इससे ज़्यादा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमने सीधा लॉग आउट कर लिया। अब ठीक है, फाइबर्स ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी, कि लॉगिन हो गया, सॉरी साइन इन का ऑप्शन हो गया हमारे पास, और हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन हो गया, लॉग आउट का ऑप्शन हो गया, तीन ऑप्शन हो गए। फ़िलहाल मैं इस कोड को इस वाली फाइल में रख देता हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन में, ताकि हम फायरबेस पे भी एक साथ ही काम कर लें। ऑथेंटिकेशन डॉट आउट। ठीक है, ये कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। मैं दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कोड करके आपको दोबारा स्क्रीन पे। ओके, अब ये मैंने मतलब क्लीन कोड कर लिया। अभी मैंने इसमें क्या क्या छोड़ा हुआ है, ये हमारा मेन फंक्शन है। फायरबेस की ऐप तो इनिशियलाइज़ करनी है क्योंकि अब हम फायरबेस फायर स्टोर की तरफ मूव करने लगे हैं, मतलब फायरबेस की डाटाबेस की तरफ। ठीक है, और ये वाला वही काम है, फ्लटर विजेटेड फ्लटर बाइंडिंग
इनिशियलाइज़ की हैं हमने, और उसके बाद फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया हमने, और ये दो ऐप्स बनाई हैं। मतलब क्योंकि वो पेरेंट ऐप नेविगेशन में मसला आ रहा था, इसकी वजह से मैंने कोई इसका कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पेपर में। आप एक ही ऐप मतलब बना के कर दो, स्ट्रेटफुल विजेट बना के। वो तो मैंने सिर्फ क्योंकि कोड रन करने के लिए किया है। ठीक है, हम इस पे जाते हैं, हम बॉडी, और बॉडी में फ़िलहाल हम यहाँ पे सेंटर में एक चाइल्ड लिख लेते हैं कि फाइल स्टोर। ठीक है, ओके। असल में फायर स्टोर का क्या सीन होता है? फायर स्टोर के लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। हम जाते हैं, ये मतलब फायरबेस में जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फायर स्टोर असल में है क्या? ये एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। नॉन एसक्यूएल क्या होता है? हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं। एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे और इन चीज़ों पे, मतलब जो ट्रेडिशनली हमारे पास चलते आ रहे हैं। मतलब हम उसके अंदर फुल टेबल बनाते हैं, हम साइंटिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, नो एसक्यूएल, इनमें मतलब डाटा को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते इस लिहाज से कि हम अगर हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं बुक्स का, हमें आईडी, नेम और उसका आईबीएन नंबर चाहिए। तो जो जो भी बुक्स का होता है, तो हमें वो हर मर्तबा देना पड़ेगा हर बुक्स के लिए। लेट्स सपोज हमारे किसी बुक का हमारे पास टाइटल मतलब हमें नहीं पता, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो फाइल कलेक्शन में क्या होता है, हम उन उन चीज़ों को मिस कर सकते हैं। मतलब कलेक्शन इस लिहाज से हमें ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये हमारा डाटा रिडंडेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा बार बार, क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्राइमरी कीज़, एफ के मतलब फॉरेन कीज़, इनका कंसेप्ट नहीं रख सकते। ठीक है, ये मैंने फायरबेस क्रिएट कर लिया सिंपल, वहाँ पे क्रिएट फायरबेस पे क्लिक करके, और वहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये हमारे पास सिंपल खाली एक मरतबा डाटा, एक डाटाबेस है, मतलब फाइल स्टोर का। हमने क्या करना है, हम अगर पेपर को देखते हैं, हमारे पास ये गाइडलाइन है कि हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करवाना है अपने फायरबेस के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक सीजीपीए है, दूसरी नेम है। ठीक है, मतलब यूज़र क्या करेगा, एक यूज़र का ऐप, मतलब ये हमारा यूआई है कि हमें दो टेक्स्ट फील्ड शो हो रही होंगी, एक नेम की, दूसरी सीजीपीए की, और नीचे ऐड का बटन होगा। यूज़र यहाँ पे जैसे ही नेम और सीजीपीए लिखेगा तो डेटाबेस में वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो हम इसको पहले यूआई बना के बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं अपनी स्क्रीन पे, हम यहाँ से सेंटर हटा देते हैं और इसकी जगह पे कॉलम लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऊपर नीचे वैल्यूज़ चाहिए, चिल्ड्रन, और हमें सबसे पहले टेक्स्ट चाहिए जो बताएगा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऐड अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, सॉरी। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट और स्पेस, अराउंड स्पेस, नो स्पेस नहीं, सेंटर ही काफ़ी है। हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग। ठीक है, ओके, हम आगे मूव करते हैं। बस टेक्स्ट फील्ड आती हैं, हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए आगे। टेक्स्ट फील्ड का तरीका सिंपल है कि हम वही इनपुट डेकोरेशन लगा कर, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पर हम बॉर्डर कर देते हैं आउटलाइन बॉर्डर। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर क्या होगा, पहले वो अंडरलाइन था, मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम चाहें आउटलाइन बॉर्डर से, तो हम इस तरह इसको रैप कर देते होते हैं। मैं इसको थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ ताकि हम इसके कॉर्नर नज़र आएँ यहाँ साइड से, इस तरह का बन जाता है। ठीक है, ओके, अब हमें आइकन चाहिए यहाँ पर। वैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, हम अंडरलाइन ही रहने देते हैं। अब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आइकन, अच्छा यहाँ पे आइकन लगाओ ना पहले, इसको प्रीफिक्स आइकन बोलते हैं, मतलब जो हमारी टेक्स्ट फील्ड से पहले शो होगा। तो प्रीफिक्स आइकन हम लगा के यहाँ पर आइकन्स डॉट पर्सन,
ठीक है। अच्छा, इसको चाहिए किस तरह का आइकन चाहिए? विजेट टाइप का आइकन चाहिए, तो हम इसको विजेट में रैप, आइकन के विजेट में रैप करना पड़ेगा। ओके ओके, यहाँ पे हमें ये शो होने लग गया है मतलब पर्सन का आइकन। और बस हमें इतना ही चाहिए। और हिंट टेक्स्ट चाहिए कि यूज़र नेम टेक्स्ट में, सॉरी टाइटल क्या है, स्टूडेंट नेम। ओके, ये है यहाँ पर। इसको हम कॉपी, इसमें हम ऑन प्रेस का भी मैथड, ऑन चेंज का मैथड भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू। और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी उम्मीद तो है, बाकी 2-3 मिनट बाद देखेंगे तो समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग हम करवाते हैं यहाँ पर, दो वेरिएबल्स करवा लेते हैं ताकि हम नेम और CGPA स्टोर करवा सकते हैं, करवा सकें। ठीक है, फिलहाल इसको हम दे देते हैं नल वैल्यू दोनों को, ना एम्प्टी स्ट्रिंग बोल लो, नल वैल्यू बोल लो। ओके, और नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिख देते हैं। ओहो, यहाँ पे हमें CGP चाहिए। ठीक है, इनफ। ओके, CGP हम चाहते हैं कि यूज़र जो है ना, जो कीबोर्ड है यहाँ पे ना नंबर्स भी आ रहे हैं, मतलब लेटर्स भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं CGPA सिर्फ CGPA के लिए जो कीबोर्ड ओपन हो ना, वो न्यूमेरिक हो, जैसे मोबाइल डायलर होता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे होता है इनपुट कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट। हम देख लेते हैं इसको किस तरह की एट्रीब्यूट चाहिए। टेक्स्ट इनपुट स्टाइल इनपुट टाइप डॉट, हम नंबर्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने कीबोर्ड को दोबारा ओपन करेंगे। सॉरी, वो सेव ही नहीं हुआ। ठीक है, नंबर्स आ गए ताकि हमारा डेटा खराब ना हो। ओके, अब यहाँ पे हमारा आइकन भी CGPA का कोई और होना चाहिए। लेट्स, ये क्या है, हम देख लेते हैं क्या बनता है इसके लिहाज से। नंबर्स ही लगा देते हैं। ठीक, स्कोर का कोई है? ठीक है, बेहतर है। अच्छा, लास्ट पे हमें चाहिए एलिवेटेड बटन, और जिस पे हम लिखेंगे सबमिट। सॉरी, सबमिट या ऐड स्टूडेंट। अगर चाहें तो आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, नाम को मैं नहीं दे रहा। अच्छा, हमारा यूआई तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी जाए वो फायरबेस में स्टोर हो जाए। ओके, थोड़ा सा मैं फायरबेस में दिखाता हूँ कि फायरबेस होता क्या है। जैसे हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करते थे, इसी तरह फायरबेस में हमने कलेक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब कलेक्शन मीन टेबल ही है, इसको आप इस तरह समझ लो। हम यहाँ पे लिखते हैं, इस टेबल का नाम लिखते हैं यूज़र। यूज़र नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स है, टेबल का नेम हम स्टूडेंट्स रख देते हैं, स्टूडेंट्स। ओके, सेव किया। वो मुझसे फ़र्स्ट रिकॉर्ड मांगता है कि मैं कोई फ़र्स्ट रिकॉर्ड उसमें एंटर कर दूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऑटो आईडी भी दे सकता हूँ। अगर मैं आईडी नहीं दूंगा तो वो खुद ही रख देगा उसको। मैं ऑटो आईडी दे देता हूँ, या मैं फ़िलहाल रख देता हूँ कि रिकॉर्ड 1 आईडी रख देता हूँ। ठीक है, 1। और मैं इसमें नेम रख देता हूँ यूज़र का, जो मेरा अपना नेम है फैज़ान। और CGPA हम अपना रख देते हैं कोई भी 3.0। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे तो वो हमें डेटाबेस में शो हो गया इस तरह। देखें, पहला रिकॉर्ड बन गया। अब देखें, इसके अंदर, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिर फील्ड्स होती हैं। ठीक है, इससे कम्प्लेक्स इसको मतलब आपने
परेशानी होने की क्या चीज़ है? ईजी है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ से इसको मतलब हम इस तरह थोड़ी कर सकते हैं कि हम यहाँ से वैल्यूज़ ऐड करते रहें। हमने ऐप के थ्रू वैल्यूज़ ऐड करवानी है, मतलब डेटाबेस के थ्रू। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सारे डेटाबेस को मैं करता हूँ डिलीट कलेक्शन। और स्टूडेंट्स मतलब कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप डेटाबेस डिलीट करना चाहते हो। ओके, मैं वापस जाता हूँ इधर। हाँ अच्छा, मैं कहाँ चाहता हूँ कि मतलब किस बटन पे प्रेस हो तो ये सारा डाटा ऐड हो जाए? ये ऐड स्टूडेंट वाले बटन पे। तो मुझे इस वाले मेथड के अंदर मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। मतलब हमें अब यहाँ पे फाइल बेस के डाटा स्टोर को यूज़ करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, फायर स्टोर। ओके, हम हाँ, फायर स्टोर का एक पैकेज होता है, हम देखते हैं फ्लटर डेव में। सॉरी, फायरबेस स्टोर, फायरबेस स्टोरेज का पैकेज। मतलब ये हमारे पास कोर पैकेजेस होते हैं जिनके ज़रिए हम फायरबेस के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। हम इसको यहाँ पर ये ऐड कर देंगे और ये हमारे पास फायरबेस स्टोरेज का पैकेज भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फायरबेस कोर ऑथेंटिकेशन के लिए, कोर हमें अपनी ऐप को इनिशियलाइज करवाने के लिए, और स्टोरेज हमें फायरबेस डेटाबेस यूज़ करने के लिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया है। ओके, हम इधर आते हैं। अब हमने क्या करना है, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो हमें एक फायर स्टोर का इंस्टेंस चाहिए। जब हमने लॉगिन किया था उस वक्त हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथ का इंस्टेंस बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हमने फायर स्टोर का, सॉरी, ओके, फायर स्टोर फायरबेस स्टोरेज का हमें देखना पड़ना है ये क्या एरर दे रहा है। स्टोरेज ओके ओके ओके, सॉरी, असल में हमें फायरबेस स्टोरेज का नहीं, फायरबेस स्टोरेज असल में हमारा रिलेशनल डाटाबेस, रियल टाइम डाटाबेस के लिए यूज़ करते हैं हम। हमें क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करना है हमने यहाँ पर। तो मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। हम यहाँ पर जाकर ओके, अभी तक ये ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फायर स्टोर, लिखेंगे, सॉरी मैंने इसको फायरबेस रन नहीं किया। ठीक है, फायरबेस फायर स्टोर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया फायर स्टोर का इंस्टेंस। जैसे ऑथ का था इसी तरह इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है तो हम किस जगह पर पहुँच गए हैं, हम अपने इस जगह पर पहुँच गए, मतलब हम क्लाउड फायर स्टोर के अंदर आ गए हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, डॉट कलेक्शन के नाम से। मतलब हम जो जो डॉट कलेक्शन का फंक्शन है ना, ये चेक करता है कि या तो अगर ये कलेक्शन इस नेम का कलेक्शन बना होगा, मतलब यहाँ मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, मतलब इस नाम का टेबल बना हुआ है तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। अगर नहीं बना हुआ तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये मतलब खुद ही मतलब चेक कर लेता है कलेक्शन का मेथड। कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे टेबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं इसके एसक्यूएल के साथ। ठीक है, हम चाहते हैं इसके अंदर एक ऐड हो जाए। ठीक है, ऐड क्या हो जाए, डाटा। अच्छा, अब इसको क्या चाहिए, ऐड वाले मेथड को एक मैप चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अब मैप्स का कॉन्सेप्ट आया है जो हमने जेसन में भी किया है और पीछे भी करते आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे। मैप्स की वजह कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर मैप कर देंगे। मैं लिखता हूँ एक तो पहले की वैल्यू आएगी नेम, और राइट साइड पे उसका नेम आ जाएगा।
जो मैंने बनाया है, नेम का वेरिएबल बनाया है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम CGPA, ठीक है, उसको भी मैप कर देंगे किसके साथ, CGPA के वेरिएबल के साथ। ये हमारा डेटाबेस में ऐड, अपने रिकॉर्ड को ऐड करने का सारा फार्मूला था। सिंपल सी जो चीज़ थी, हमने क्या किया, हमने अगर चेक किया कि टेबल बना हुआ था तो बना दो, अगर मतलब नहीं, और अगर ऑलरेडी बना हुआ था तो उसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर दो, अगर नहीं बना हुआ था तो उसको बनाकर स्टूडेंट का टेबल ये वैल्यूज़ ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं इसको अवेट करता हूँ ताकि, क्योंकि ये ऑनलाइन है, हमें फ्यूचर से बचना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ, डीबग कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, अगर कोई एरर आएगा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं लिखता हूँ फैज़ान और CGPA मैं 3 जो भी लिख देता हूँ और ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड किया तो मुझे कह रहा है कि मिसिंग नो फाउंड फॉर डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है, सेट ऑन, ओके। हमें क्या करना है, हमें अभी वो कह रहा है कि फ़र्स्ट टाइम आपको बनाना पड़ेगा वो, हम वहाँ पे जाके डाटाबेस एक मरतबा कुछ स्टैटिक वैल्यू के साथ स्टूडेंट का बना देते हैं, ठीक है। ऑटो आईडी के साथ कोई भी रैंडम वैल्यूज़ डाल देते हैं उसके अंदर, ओके। ओके, अब हम चेक करते हैं, दोबारा ऐड करते हैं इसी को, वैल्यू को। ये हमें एरर दे रहा है, हैंडल मिसिंग एक्सेप्शन इम्प्लीमेंटेशन, ओके, रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी ऐप रन टाइम में पैकेज ऐड किया है इसका, फायरबेस का। मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ओके। हमने ऐप रीस्टार्ट कर लिया। तो अगर हम आप डाटा ऐड करते हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं फायरबेस पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। ओके, ये हमारा पुराना रिकॉर्ड था, पुराने रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा न्यू रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे नेम की जगह पे CGPA आ रही है और CGPA एम्प्टी है। तो हम देखते हैं हमने कोड में क्या गलती की है। असल में हमने दोनों में देखें, नेम को ही कर रहे हैं, हमें यहाँ पे CGPA वाला वेरिएबल यूज़ करना था ताकि उसकी वैल्यू CGPA में सेव हो, वो ओवरराइड वैल्यू हो गई थी इसकी, ठीक है। ओके, अब हम दोबारा ट्राई करते हैं, ऐड करते हैं इसको, और हमारे पास न्यू एक आ गया डाटा, सॉरी द सेम मिस्टेक। अच्छा, मैं इसको नाम दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा ऐड करता हूँ, यहाँ पे डाटा एक और आया और अब मेरे पास GPA आ गई 3.3, ओके। अब कंप्लीट डाटा आ गया। फिलहाल मैं सारे डाटा को ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने डाटा इनपुट करवाना है, ये हमारे पास डाटा, हमने लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे हम पहले स्टूडेंट का नेम है A, उसकी CGPA है 3.0, ठीक है। ये हमने ऐड करवाया, यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह B की 3.2 है, विद B, और यहाँ पर B का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह मैं तीनों को रिकॉर्ड जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। C का हम लिखते हैं 3.9 और D का हम लिखते हैं 2.0, और यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट हो गई हैं, ओके। हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। हम उसको एक मरतबा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। सिंपल हमने टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट किए हैं, वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में स्टोर करवाया है, और जो हमने काम किया सिंपल ये काम है, हमने फायरबेस फायरस्टोर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसमें हमने एक कलेक्शन बनाया है स्टूडेंट के नेम का जो ऑलरेडी बना हुआ था, सॉरी, हमने उसको एक्सेस किया है। कलेक्शन जो भी मतलब जो भी टेबल था स्टूडेंट के नेम का, उसमें जाकर ऐड कर दो ये वाली वैल्यूज़, और ये क्या है, मैप है, इसको मैप चाहिए।
तो हमने एक तरफ की लिखी है, मतलब की आपकी मर्ज़ी की, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने नेम रख दिए, आप रख दो स्टूडेंट नेम, जो भी आपका मतलब दिल करता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नेम ही रख रहा हूँ। कोई एरर नहीं आएगा, की वैल्यू का कोई एरर नहीं आता होता, क्योंकि की आपकी बस एक पल की पहचान करवा रही है उस वेरिएबल की, क्योंकि जब आपको डाटा फैच करना है आपने इसी की वैल्यू के ज़रिए आपने फैच करना है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है, अगर हम देखें, और फिर ठीक है उसके बाद वैल्यूज़ पुट हो जाती हैं बटन को ऐड करने पे। नेक्स्ट काम है हमारा कि हमने स्क्रीन पे इस डाटा को इस फॉर्म में प्रिंट करवाना है, इसके नीचे ही करवा लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट व्यू बना लेते हैं, एक लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, आप लोगों को लिस्ट व्यू बिल्डर से पहले, अच्छा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि डेटाबेस से हम जब इससे अभी हमने अपलोड किया है तो हमने वो सिक्वेंशली कर दिया डाटा, लेकिन जब हम फायरबेस से डाटा फैच करते हैं ना हम लोग, हमें वो एक स्ट्रीम मिलती है। स्ट्रीम से मुराद होता है कि कंटिन्यूस डाटा आ ही जा रहा है, आपने एक मतलब टनल बना ली है, जब भी उसमें डाटा चेंज अपडेट या जो भी कुछ होगा ना, आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी उसके साथ साथ स्ट्रीम की। मतलब हमें वन टाइम आपको हमें उसको कॉल करना पड़ता है डाटा को, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते होते हैं स्ट्रीम बिल्डर्स। स्ट्रीम बिल्डर्स क्या करते हैं वो उस टनल को चेक करते रहेंगे उसमें डाटा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और बिल्डर में क्या आएगा कि जो विजेट आपके डाटा के आने पे बनना चाहिए, और ये हमें पास करता है ये चीज़ें। ठीक है, और फिलहाल मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डाटा। ओके ओके। अब स्ट्रीम बिल्डर को दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक तो हमने जो विजेट बिल्ड करना है वो, दूसरा हमें चाहिए होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम के लिए हम क्या करते होते हैं, फायरबेस फायर स्टोर का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट करते हैं, और हम कहते हैं कि जो कलेक्शन है स्टूडेंट वाला, मतलब जो टेबल है स्टूडेंट वाला, उससे सारे रिकॉर्ड्स उठा लाओ। हम उसको क्या कहते हैं, स्नैपशॉट। रीड करने को हम बोलते हैं स्नैपशॉट्स। ठीक है, देखिए उसका एरर भी ख़त्म हो गया। अभी वो कह रहा है कि यहाँ पे घुमाना था, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट टाइम डाटा बन गया है क्योंकि हमारे पास स्नैपशॉट्स में डाटा था। लेट्स सपोज मैं यहाँ से डाटा डिलीट कर देता, नहीं डाटा को डिलीट तो नहीं करते, मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ कि स्नैपशॉट में डाटा क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए कि, लेकिन हम फिर भी तो करना है। ठीक है, अच्छा स्ट्रीम्स क्या होती हैं, मतलब अब ये जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का टेबल है, ये हमें कंटिन्यूसली उस डाटा की पिक्चर्स सेंड कर रहा है हमें एक तरह की। ठीक है, और ये स्ट्रीम बिल्डर क्या कर रहा है, ये इस इधर से पिक्चर्स लेके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है हमें बिल्डर के अंदर पिक्चर स्नैपशॉट्स। दोनों का नेम सेम है, स्नैपशॉट्स। सेम ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे वो डाटा आता जा रहा है, हमने यहाँ प्रिंट करवाया है इसको स्नैपशॉट को, तो यहाँ पे दो मरतबा चलता है ये फंक्शन। मैं इसको रन करता हूँ ना सेव करके, तो देखें दो मरतबा ये लाइन प्रिंट होती है। पहले अब इसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक वो स्टेट होती है कि अभी डाटा आ रहा है, मतलब फैच हो रहा है इंटरनेट से, वेटिंग स्टेट, और दूसरी स्टेट होती है कि डाटा आ चुका है, उसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। तो हम दोनों को चेक करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इफ़ स्नैपशॉट में जो डाटा है, जो सॉरी स्नैपशॉट की जो कनेक्शन की स्टेट है, वो कनेक्शन स्टेट नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, पेपर के लिहाज से इतना ज़रूरी नहीं। सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डाटा आ गया है हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। लिस्ट व्यू क्या करती है, वो सारे डाटा को बिल्ड कर देगी। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ओके, हमें आइटम काउंट चाहिए, कितनी आइटम्स, आइटम्स में स्नैपशॉट के अंदर सारे डाटा है, हम कहेंगे स्नैपशॉट डॉट डाटा। अब वो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि नल सेफ्टी को अवॉइड करना है।
सॉरी डॉट लेंथ भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डाटा की हमें लेंथ चाहिए। वो क्या इशू है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें आ क्या रहा है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे 0 वैल्यू देके और आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट, ओके सॉरी। पेपर में तो आप आइटम बिल्डर नहीं बनाओगे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट शो करवाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको डाटा भी लगा लो तो चल जाएगा काम। ओके, मैं असल में क्या करना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था डाटा किस जगह पर है। डाटा, ओके, इसको हम रन करते हैं। ओके ठीक है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। असल में वो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि डाटा आया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली ड्रा होने लग गया। यहाँ मैं 2 कंडीशन लगा लेता हूँ, ये आपने याद नहीं करना कंडीशन वाला, ये सिर्फ मैं कोड रन करने के लिए कर रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं, जब तक वेट कर रहे हैं, वो कनेक्शन स्टेट वेटिंग में है, मतलब फैच हो रहा है डाटा, तो हम सिंपल यहाँ पर कह देंगे स्नैपशॉट, सॉरी सेंटर चाइल्ड सर्कुलर इंडिकेटर, प्रोग्रेस इंडिकेटर, मतलब हमें उस लोडिंग शो करवा देगा। ठीक है, अब वहाँ पे हो गया है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो खुद ही सारा रिबिल्ड हो गया। आइटम काउंट को यहाँ पे आइटम बिल्डर क्या करता है, हमारे डाटा को उतनी मरतबा बिल्ड करवा देता है। इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ एक्सटेंडेड के साथ। ठीक है, ओके, यहाँ पर वो सेफ एरिया को एक्सीड कर रहा है। ओके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिहाज से, यहाँ पर नीचे डाटा शो होता जाएगा। अब इसके अंदर डाटा वो कह रहा है आपके पास जेसन क्यूरी के स्नैपशॉट्स हैं डाटा के अंदर। डाटा के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है डॉक का, डॉक्यूमेंट का, सॉरी, एक मिनट। ओके, हमने यहाँ पर इसको प्रिंट किया है डाटा को, तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंस्टेंसेस मिल गए जो डाटा दे रहे हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को देखेंगे, हम 0 करते हैं तो हमें एक डाटा मिल जाएगा, डॉट डाटा। ठीक है, अगर मैं डॉट डाटा का मेथड लगाऊंगा तो मुझे उसके अंदर का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब हमने इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमें मैप्स मिल रहे हैं जैसे हमने अभी पढ़ा है पीछे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं CGPA, ओके क्या था, CGPA ऑफ, ओके मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाता हूँ, var, सॉरी var नेम इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डाटा, और स्ट्रिंग के साथ नेम लिखते हैं। ओके वेट अ मिनट, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और इधर लिखते हैं डाटा,
और इसमें से फिर हम var नेम इक्वल्स टू डाटा के अंदर से हम नेम निकाल लेंगे। और ये क्या कह रहा है हमें, सॉरी यूज़ नल चेक, नल चेक के बाद मूव एंड यूज, सॉरी ठीक है। हमें डॉट डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट इंडेक्स के बगैर भी उसको वैल्यू को ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल इसी तरह CGPA भी ले लेना है और ये सिंपल मैप हमें मिल गया। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफ इज़ डॉलर नेम, ठीक है। ओके, मैं ये काम इसके इधर नहीं करूँगा, मैं ये काम इसके हर स्टेप में करूँगा इंडेक्स वाइज, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मुझे मतलब स्नैपशॉट डाटा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनकी लेंथ के लिहाज से यहाँ पे लिस्ट काउंटर चलाना है, ठीक है। और ये देखें सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए हैं जितने भी वहाँ पर पड़े हुए थे, मतलब मेरे डेटाबेस में पड़े हुए थे। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज फैज़ान और CGPA 3.45 ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। वेट अ मिनट, ओके। असल में डाटा यहाँ पे अपलोड हो गया 3.5। असल में वहाँ पे नेम CGPA में भी नेम, यहाँ पे नेम ही प्रिंट करवा लो, यहाँ पर CGPA लिखनी है, ओके। यहाँ पे सारा प्रिंट हो गया। ये पेपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर सारे, मतलब लिस्ट व्यू को आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि लिस्ट व्यू मतलब लिस्ट व्यू क्या होती है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का मेथड होता है हमारे पास एक, वो क्या करता है हमसे दो चीज़ें मांगता है। एक आइटम्स की काउंट कितनी है, मतलब कितने काउंट है। हम कह रहे हैं स्नैपशॉट जो भी मतलब डाटा आ रहा है उसके अंदर डाटा जो भी है स्नैपचैट में, उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब सारे डाटा ये आ गया सारा, उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जितनी भी लेंथ है उतनी हमारी बिल्डर की लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स को मतलब आइटम बिल्डर दो चीज़ें हमें देता है, प्रोवाइड करता है, इंडेक्स और कॉन्टेक्स्ट। हम उसके लिहाज से ये वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, इंडेक्स वाइज हम लोग डाटा निकाल के उसको फ़िल्टर करते जा रहे हैं जेसन मैप्स की तरह, और यहाँ पे हम टेक्स्ट विजेट में शो करवा रहे हैं, सिंपल। इसको हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं तो हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा। और ये हमारे पास, इसको मैं ऐड करी जाऊँगा जितनी मर्जी मरतबा वहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये हमारे पास फायरबेस है थोड़ा बहुत, इसको अगर आप देखोगे स्ट्रीम बिल्डर्स को भी, स्ट्रीम बिल्डर्स क्या होते हैं, स्ट्रीम बिल्डर्स हमारे पास हमें दो चीज़ें देते हैं, एक स्ट्रीम एक बिल्डर। स्ट्रीम क्या होता है कि हमने एक चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहना है, मतलब देखो मैं जैसे ही इसको अपडेट करता हूँ वो वहाँ पे अपडेट कर देता है। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, अपडेट किया उसने, उसी वक्त हमारे UI को अपलोड कर दिया है। तो स्ट्रीम बिल्डर्स का फ़ायदा ये है हमें, और ये इस वक्त इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, ये पाइप लगा हुआ है। और स्नैपशॉट्स क्या करता है, डाटा को रीड करता है, जो भी हमने उससे पहले एड्रेस दिया होता है, हमने सिर्फ टेबल का एड्रेस दिया हुआ है तो उधर से डाटा रीड कर रहा है। बाकी इस कोड को आप लोग ना भी देखो कोई मसला नहीं, पेपर में सिर्फ आपने इतना लिखना है, ये और ये वाला सीन स्ट्रीम बिल्डर में लगा लोगे तो कोई मसला नहीं है। और बाकी ये आपको बताइए बेसिक UI है कि बटन्स लगाए हुए हैं हमने, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फायरबेस से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पेपर भी सारा इसी में सॉल्व हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं। ये वाला पेपर हो गया और जेसन वाला क्वेश्चन भी हो गया दोनों। और इसको अगर हम देखें तो स्टेटफुल विजेट ये है, मतलब स्टेटफुल विजेट्स की 4-5 स्टेट्स होती हैं मेजर। अगर हम इसको देखें यहाँ पर हमें स्लाइड्स में भी नज़र आएगा, ओके। ये 5 स्टेट्स होती हैं। इनिशियल स्टेट होती है स्टेटफुल विजेट की, उसके बाद एक्टिवेट होता है वो, और फिर उसके जो विजेट्स होते हैं सारे स्क्रीन पर ड्रॉ होते हैं। उसके बाद जब हम उसको ख़त्म कर देते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाता है और डिस्पोज होता है। पहले डीएक्टिवेट होता है उसके बाद डिस्पोज हो जाता है स्क्रीन से, मतलब परमानेंटली ट्री में से डिस्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये 5 स्टेट्स हैं स्टेटफुल विजेट की। और इसी के लिहाज से मैं बाद में आपको बता देता हूँ इनका क्या सीन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।